बार मैं आपके सामने लेके आया हूँ टॉपर को। टॉपर हमारे साथ हेतल टांग यहाँ पे है और आज के इंटरव्यू में हमको हेतल टांग से जानने को मिलेगा कि उन्होंने किस तरीके से टॉप किया, उन्होंने पढ़ाई को कैसे फोकस किया और उन्होंने डिफिकल्टी का कैसे मतलब फेस ऑफ किया। तो ये सारी डिस्कशन आज हम लोग हमारे सामने हेतल के साथ करने वाले हैं और हेतल आपको कुछ पॉइंट पे गाइडेंस भी करेगी कि कैसे पढ़ाई करें और स्पेशली गाइडेंस हमारे 11th स्टैंडर्ड के जूनियर्स के लिए होगा। तो चलिए आते हैं हेतल से कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं और जानते हैं इनके अचीवमेंट का राज क्या है। तो हेतल हमको पहले ये बताइए, सबसे पहले क्वेश्चन पूछने के पहले मैं पूछ रहा हूँ कि आपको अभी कैसा फील हो रहा है जब आपने टॉप किया है, आपको ऐसा पता चला कि आपका रिजल्ट 93% आया हुआ है और आप एक्सेल एकेडमी से टॉप किए हो, आप वीएमबी से भी टॉप किए, तो आपको फीलिंग कैसे आ रही है एक्चुअली? मतलब घर से कैसी फीलिंग आ रही है, बाहर वाले क्या रिएक्ट कर रहे हैं, और हमने तो आपको अपने रिएक्शन दे चुके हैं। तो अब हमारे ऑडियंस को आप बताइए कि आपने कैसे मतलब ये सब टैकल किया और कैसे आपको फील हो रहा है? बहुत अच्छी फीलिंग है क्योंकि 12th है और आखिरी साल रहता है, क्योंकि इसके बाद हमें 90% उतना नहीं मिलता है कॉलेज में, तो आखिरी साल एक 90% आता है तो अच्छी फीलिंग है। पेरेंट्स बहुत खुश है, रिलेटिव्स के भी फ़ोन आ रहे हैं कांग्रेस करने के लिए, एक्सेल से भी बहुत सारे कॉन्ग्रेचुलेशंस मिले हैं, हमारे फ़ोटोज़ अपलोड किए गए हैं, तो अच्छी फीलिंग है और 93% अच्छा है। ओके, आपके मम्मी पापा का रिएक्शन क्या था? वो बहुत खुश थे, उन्होंने एक्सपेक्ट किया था क्योंकि मैं पढ़ती थी तो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अच्छे परसेंट आएंगे, तो अच्छे परसेंट आए तो वो खुश है, पर उनका कोई प्रेशर नहीं था कि नहीं भी आएंगे तो भी करें, पर अच्छे आए तो बहुत खुश है। ओके, तो जरूर हेतल मैं जानना चाहूँगा कि आपका भी 93% आया, तो सब ये क्यूरियस भी है कि आपको कौन से सब्जेक्ट में कितने कितने मार्क्स आपने स्कोर किए हुए हैं? मुझे सबसे हाईएस्ट मार्क्स इकोनॉमिक्स में है 100 आउट ऑफ 98, उसके बाद एसपी में है 96, अकाउंट्स में 92 है, ओसीएम में 91 है और इंग्लिश में 82 है। मेरे 2 लैंग्वेज के थे, हिंदी भी था मेरा, तो हिंदी में मेरे को 95 है। ऐसे करके टोटल 650 में से 604 मेरे मार्क्स हैं। ओके, हेतल में एक और चीज़ मैं छोड़ो, मैं आपके सामने जो बैठे हैं अभी 11th स्टैंडर्ड के हमारे कुछ बच्चे भी देख रहे होंगे इस वीडियो को, आप 12th से पास आउट हो गए हो, आप मेरिट स्कोर किए हो, तो मुझे आप ये बताइए कि अभी कॉमर्स लाइन में ये माना जाता है कि अकाउंट जैसे सब्जेक्ट, अगर जैसे हम साइंस में जाते हैं तो पहले दिमाग में आता है केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स सबसे बड़ा दिमाग में आता है, और जैसे कॉमर्स में एंट्री करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में अकाउंट जैसे सब्जेक्ट की मतलब एक फीलिंग आती है कि यार ये सब्जेक्ट हमने सुना है कि टफ है और हर कोई इसको नहीं कर पाता है और हर कोई इसमें स्कोर करना चाहता है बट किसी के स्कोर नहीं हो पाते। ओके, तो आप क्या मतलब आप अपनी राय रखिए, आपने कैसे पढ़ाई की अकाउंट्स के बारे में और आपका जो स्कोर आया है काफी अच्छा और काफी सुपर्ब है। अगर आप थोड़ा और मेहनत करते तो मुझे ऐसा लगता है कि आप पढ़ाई भी अच्छा कर सकते थे। ऐसा तो पहले लगता है टफ, पर जब हमें कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, जब हमारे सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया था हमें, तो जब कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो फिर वो टफ नहीं लगता। फिर नोट्स अगर हम रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहे, और हमारी महाराष्ट्र जो बुक है वो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की, वो भी काफ़ी अच्छी है, उसमें थियोरी पार्ट में भी बहुत कुछ समझाया जाता है, तो अगर हम अच्छे से रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहे और अच्छे से हर एक सम्स कुछ सम्स रोज सॉल्व करते रहे तो वो टफ नहीं होता, फिर वो ईजी हो जाता है। हमारे एक्सेल्स में भी हमें बहुत सारे नोट्स मिलते हैं, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो वो प्रैक्टिस करने में घर से हमें बहुत ईजी पड़ा, बहुत उसने बहुत हेल्पफुल था वो, इसलिए तो अकाउंट्स उतना हार्ड नहीं है, पर कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो वो ईजी हो जाता है। ओके, तो हेतल अभी मुझे एक और चीज़ बताइए, तो ये तो था अकाउंट के बारे में, राइट? मतलब अकाउंट्स में आपने प्रैक्टिस करे हैं, अपने अकाउंट्स में काफ़ी ज़्यादा आप सॉल्व करके देखे क्वेश्चन, करेक्ट? ऐसे ही आपका कुछ बोलना है और आपको गाइडेंस भी सही तरीके से आपको गाइड किया गया है आपके लेवल को, तो आपने उसको लिखा। तो लेकिन आपने मुझे ये बताइए कि अकाउंट्स का पेपर आप बोर्ड में जो सॉल्व कर रहे थे, तो उसको उस वक्त सॉल्व करते वक्त आपको क्या दिक्कतें जा रही थी और क्या आपने ऐसा देखा कि जो आपको ईजी भी जा रहा था, ईजी क्या जा रहा था और आपको दिक्कतें क्या हो रही थी अकाउंट का पेपर सॉल्व करते वक्त? अकाउंट्स का पेपर सॉल्व करते हुए सबसे मेन बात होती है कि हम अपने टेबल्स वगैरह तो अच्छे से बनाएं, और दूसरी बात प्रेशर मैनेज, क्योंकि प्रेशर के कारण हमारी कैलकुलेशंस बहुत बार रॉन्ग हो जाती है, तो मेरा साथ भी ऐसा ही हुआ, मेरी कुछ कैलकुलेशंस रॉन्ग हो गई जिसकी वजह से मेरे मार्क्स थोड़े हो गए। तो वही है कि हमें प्रेशर नहीं लेना है, अच्छे से पहले टेबल्स ड्रॉ करें, फिर हर एक कैलकुलेशंस को अच्छे से करके देखें, उसे बार बार रीचेक कर ले, अच्छे से सिस्टमेटिकली सब लिखे तो वो पेपर इजी हो जाता है। अगर हम
सिस्टमेटिकली नहीं लिखते तो हमें कैलकुलेशन में भी ज़्यादा टाइम लगता है, तो सिस्टमेटिकली के अच्छे से टेबल बनाए तो वो अच्छा हो जाता है। ओके। और अब ये बताइए मुझे कि जो अभी थियोरेटिकल सब्जेक्ट के बारे में हम लोग बात करते हैं, एसपी को आपने कैसे डील किया? क्योंकि एसपी जो है एकदम कंपनी लेवल का है, कॉर्पोरेट लेवल का है। मैं भी एज ए टीचर बताना चाहता हूँ कि एसपी कंपनी को बिलोंग करता है, तो अगर इसका बॉटम अगर सही सेट हो जाए तो बच्चे के दिमाग में एक कॉमर्स को लेके कंपनियों का माइंडसेट बन जाता है, राइट? तो आपने एसपी को एज अ स्टूडेंट मतलब एज अ पास होने के लिए पढ़े हैं, या फिर आपने एसपी किस टाइप से आपका मतलब चॉइस रहा है एसपी के बारे में? मुझे थियोरी सब्जेक्ट्स पहले से ही पसंद है, और एसपी जब पढ़ते हैं तो उसमें बहुत इंटरेस्ट आता है, क्योंकि कंपनी के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलती है, हमें बहुत सारे लॉज जानने को मिलते हैं जो जनरली भी हमें पता होनी चाहिए। तो एसपी के बारे में जब हम जानते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें, सेक्रेटरी के बारे में, कंपनी के बारे में, मीटिंग्स क्या क्या होती है, शेयर्स, डिबेंचर्स, ये सब जानने में ये पता चल जाता है। पहले शेयर्स, डिबेंचर्स क्या होते थे जैसे पता नहीं था, पर एसपी पढ़ने के बाद वो सब पता चल जाता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, तो मुझे वो पढ़ने में अच्छा लगा और मैंने उसमें पढ़ा। सही है। और ओसी का आप क्या राय रखना चाहते हो ओसी के लिए? ओसी सब्जेक्ट वैसे तो इजी है, पर उसका भी कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए तो वो इजी हो जाता है। थोड़ा हार्ड लगता है क्योंकि थोड़ा लेंथी हो जाता है, पर ओसी सब्जेक्ट बहुत इजी सब्जेक्ट है। और हमारे यहाँ पे एक्सेल से भी हमें बहुत अच्छे से समझाया गया था, ओसी अच्छे से डिटेल में पढ़ाया गया था, तो ओसी मेरे लिए ईजी हो गया। पर वो बहुत लेंथी है, उसका पेपर लिखने में थोड़ा लेंथी होता है, तो उसे डिटेल में थोड़ा अच्छे से पढ़ो तो वो अच्छा हो जाता है पेपर। ओके। और इकोनॉमिक्स सबसे बड़ी मतलब गले की हड्डी की तरह देखा जाता है इकोनॉमिक्स को कॉमर्स लाइन में। अगेन देखा जाए तो इकोनॉमिक्स एवरेज बच्चे नहीं कर पाते हैं, और जो होशियार बच्चे थोड़े बहुत कर लेते हैं इकोनॉमिक्स, अदरवाइज इसको रट्टा करना भी काफ़ी डिफिकल्ट होता है। तो हितल आपने मतलब ऐसा क्या कर दिया कि आपको 90+ मिल गया इकोनॉमिक्स में? इकोनॉमिक्स पर्सनली मुझे भी बहुत पसंद है। इकोनॉमिक्स को हमें हमारी डेली लाइफ से जोड़ो तो इकोनॉमिक्स समझ में आता है। हमने राजेश सर ने हमें बहुत सारे ऐसे डेली लाइफ से एग्जांपल देते थे इकोनॉमिक्स पढ़ाते समय, तो वो अच्छे से समझ में आ जाता था। और इकोनॉमिक्स को मतलब एकदम समझने की चीज़, एक बार आपको समझ में आ जाता है इकोनॉमिक्स तो फिर वो एक दो बार पढ़ो तो फिर वो इजी लग जाता है। इसलिए उसको हमेशा डेली लाइफ के साथ जोड़ो और डेली एग्जांपल्स के साथ, डेली लाइफ के एग्जांपल्स के साथ जोड़ो, तो इकोनॉमिक्स पढ़ने में बहुत इजी सब्जेक्ट है। हितल मैंने देखा कि इकोनॉमिक्स काफ़ी बच्चे रेक्टाफिकेशन करते हैं, तो रेक्टाफिकेशन मैंने मतलब खुद से मैंने भी एक बार 12th स्टैंडर्ड जब मैंने दिया था तो मैं भी रेक्टाफिकेशन ही किया था, क्योंकि उस वक्त मुझे कोई गाइडेंस वाइडेंस नहीं था, तो इस वजह से पढ़ाई तो मैंने वैसी की। और लिटरली मैं तो कैमरे के सामने ओपनली बोल रहा हूँ कि 12th में मैंने पूरा इकोनॉमिक्स रट्टा किया था, सिर्फ रट्टा किया था। मुझे वहाँ पे समझ भी नहीं आता था कुछ, लेकिन थोड़ा थोड़ा अटैचमेंट उसके साथ बनता था, क्योंकि मैं इंटरव्यू अगर देखते रहता था टीवी पे, न्यूज़ चैनल्स पे, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स वहाँ रिलेट करता था, तो थोड़ा इंटरेस्ट क्रिएट हो गया। बाद में फिर तो इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने डिग्री भी ले ली है। तो हेतल मैं ये पूछना चाहता हूँ कि रट्टाफिकेशन करना चाहिए इकोनॉमिक्स का, या फिर उसको कैसे पढ़ना चाहिए, आप क्या सोचते हो? बेस्ड होता है कि आप पढ़ते कैसे, आपकी टीचिंग कैसी है। हमारे यहाँ पे सर ने हमें बहुत सारे एग्जांपल्स दिए थे, तो वो बहुत जो कंसेप्ट थे हमें बहुत क्लियर हो गए थे, तो उसको पहले तो रट्टाफिकेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जो चीज़ हम पढ़ रहे थे वो हमें समझ में आ रहे थे, वो क्या चीज़ हमें समझ में आ रही थी। बस थोड़ा इंग्लिश में अगर प्रॉब्लम है तो वो इंग्लिश के लिए आंसर्स पढ़ने थे, बाकी जो मीनिंग हम क्या लिख रहे थे, क्या हम पढ़ा है, वो सबके मीनिंग्स हमें अच्छे से पता था। वो जो कंसेप्ट हमारे माइंड में बहुत क्लियर था। ओके ओके। ये तो मुझे अभी आपने जैसे बोला अभी इंग्लिश के बारे में, राइट? तो अभी हम लोग इंग्लिश सब्जेक्ट की ओर जाते हैं। जैसे हमने देखा कि सीबीएसई के जो बच्चे होते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट को मतलब बहुत ही लाइटली लेते हैं, क्योंकि उनकी इंग्लिश तो बाय डिफॉल्ट पैदाइश ही बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, तो उनको इंग्लिश में लर्न करने के लिए तकलीफ नहीं जाती है। इंग्लिश सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, और वो स्टेट सीबीएसई बोर्ड वाले इंग्लिश को बिल्कुल निगलेक्ट करते हैं टोटली, फिर भी वो 90+ स्कोर करते हैं, क्योंकि उनका तो बाय हार्ट लर्न रहता है इंग्लिश। स्टेट बोर्ड वाले बच्चों में दिक्कतें बहुत ज़्यादा देखी जाती है। अगर मैं सीधा सीधा बोलूँ शॉर्ट एंड सिंपल, तो इंग्लिश एक कोरोना वायरस बन जाता है हमारे एवरेज बच्चों के लिए स्टेट बोर्ड में। एवरेज बच्चों के लिए, टॉप बच्चों के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, एवरेज बच्चों के लिए इंग्लिश एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इंग्लिश को आपको क्या लगता है कि हमने कैसा डील करना चाहिए? इंग्लिश, हाँ प्रॉब्लम देखिए स्टेट बोर्ड के हिसाब से पूछ रहा हूँ। स्टेट बोर्ड के हिसाब से इंग्लिश में प्रॉब्लम देखिए, क्योंकि इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होती हमारी। तो इंग्लिश में कि हम ज़्यादा से ज़्यादातर नोट्स पढ़ें और हमें आंसर्स किस तरह से लिखते हैं बच्चे, मतलब पहले जो हमने पहले
फिर हमारा ग्रामर अच्छा स्ट्रॉन्ग हो जाना चाहिए। तो ये जब स्ट्रॉन्ग होता है, पेपर बार सॉल्व करते रहे, बहुत सारे पेपर सॉल्व किए तो इंग्लिश में प्रैक्टिस हो जाती है। और आपने आपने सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट आपने क्या किया? मैंने 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 डाइजेस्ट देखी। मैं पहले की जो डाइजेस्ट थी उसमें मतलब क्वेश्चन सॉल्व किए हुए थे, तो मैंने उसको देखा। हमारे यहाँ के टीचर्स ने हमें ग्रामर बहुत अच्छा पढ़ाया, तो वो ग्रामर मेरे दिमाग में सेट हो गया था, तो ग्रामर हमारा बहुत अच्छा हो गया था। फिर मैं बहुत सारे पेपर्स देखे, सॉल्व किए। फिर राइटिंग स्किल्स में प्रॉब्लम होती है, तो राइटिंग स्किल्स में हम जनरल लैंग्वेज यूज़ नहीं कर सकते, उसमें हमें थोड़े से टेक्निकल वर्ड्स यूज़ करने पड़ते हैं, तो टेक्निकल वर्ड्स सीखे थोड़े। हेतल, अभी एक और क्वेश्चन लोग जानना चाहेंगे, ऑफकोर्स हमारे बच्चे जानना चाहेंगे। ये बताइए कि आपने अभी करियर का क्या सोच के रखा हुआ है, मतलब कि अभी आप करियर में क्या करने वाले हैं? मैंने आगे सीएस करने का सोचा है, क्योंकि मुझे सीएस में, जैसे मैंने एसपी पढ़ा तो मुझे एसपी इंटरेस्टिंग लगा, तो मुझे लगता है कि सीएस मुझे इंटरेस्टिंग है। मुझे थियोरी पार्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट है, जो सीएस में भी ज़्यादा थियोरी पार्ट्स होते हैं, तो मैंने सीएस का सोचा है। और उसके साथ कुछ करना है तो अब राजेश सर मुझे गाइड करेंगे, उसके आगे मैं फिर सोचूंगी। ओके, तो काफ़ी अच्छा आपका डिसीजन है। सीएस भी काफ़ी अच्छा कोर्स होता है, अगर बच्चे चाहे करना चाहे, बस इसके लिए थोड़ा पैशन रिक्वायर्ड होता है, और हेतल कर सकती है क्योंकि हेतल तो ऑलरेडी टॉप कर रही है और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस। आपने भी इसको साल भर देखे, काफ़ी अच्छे उन्होंने आंसर्स दिए, ओरली काफ़ी अच्छा उन्होंने क्वेश्चंस को डील किया। हेतल, एक और चीज़ मैं सीएस का करियर का पूछने के पहले मैंने पूछना चाहिए था, मैं वो पूछ रहा हूँ अभी। आप हमारे इन 11th स्टैंडर्ड के बच्चों को बस ये बताइए कि कैसे हम दिन भर अपनी स्टडीज कैसे मैनेज करें। आपने कैसे मैनेज किया, पहले आप अपनी शेयरिंग बताइए, आपने कैसे मैनेज किया? मैं एक सब्जेक्ट मतलब एक सब्जेक्ट लगातार पढ़ के मुझे बोर लगता है, तो मैं दिन में हर टाइम हर घंटे में कुछ कुछ पढ़ती। जैसे एक सब्जेक्ट को मैंने 1 घंटा या 2 घंटे दिए, उसके बाद मैंने एक दूसरे सब्जेक्ट को मैंने 2 घंटे। जैसे एक थियोरी पार्ट पढ़ो और साथ में अकाउंट्स पढ़ो, तो ऐसे अकाउंट्स की प्रैक्टिस हो जाती है और थियोरी पार्ट्स की प्रैक्टिस हो जाती है। और अगर हम रेगुलर नहीं पढ़ पाते बहुत बार, तो हमें ब्रेक लेके पढ़ो। जैसे मैं सुबह थोड़ा पढ़ती थी, फिर मैं दोपहर के टाइम थोड़ा पढ़ती थी, शाम के टाइम, फिर रात के टाइम, तो ऐसे बीच में ब्रेक भी मिल जाता है और बोर भी नहीं लगता और इंटरेस्ट भी आता है पढ़ाई में। तो रेगुलर ना हो तो ऐसे पढ़ाई कर सकते हैं, और सब्जेक्ट्स भी हम लाइफ वाइज ऐसे। फिर भी ओवरऑल आप कितने घंटे पढ़ लेती थी? ओवरऑल 4 से 5 घंटे रेगुलर? हाँ। स्टेट बोर्ड में रेगुलर 5 घंटे बहुत हो जाता है। अगर 5 घंटे रेगुलर अपने सीएस की भी पढ़ाई की और सीए की भी पढ़ाई की है, तो मैं आपको बता दूं आप आराम से पास हो जाते हो, आराम से। आप मेरी बात पे विश्वास करिए, मैं क्या बोल रहा हूँ। तो स्टेट बोर्ड में ये बच्ची 5 घंटे पढ़ रही थी, स्टेट बोर्ड में। अभी हेतल, मुझे एक और चीज़ आपसे पूछनी थी कि आप मतलब एकदम फ्रीली पढ़ पाते थे या कोई घर में दिक्कतें भी आपको थोड़ी फेस करनी पड़ती थी हल्की पढ़ाई को लेकर? नहीं, मैं मतलब हमारे घर का जो नेचर, मतलब बचपन से ही हम उसी नेचर में रहे हैं, तो वो थोड़ी बहुत आवाज़ भी होती थी, तो मतलब पढ़ाई के लिए उतना प्रॉब्लम नहीं था, हम फ्रीली पढ़ पाते मतलब थे। घर वालों का काफी अच्छा सपोर्ट था हाँ, पढ़ाई में। घर मैं वालों पेरेंट्स को का। यहाँ पे गाइड करना चाहूंगा, जो पेरेंट्स मेरे साथ जुड़े होंगे इस इंटरव्यू में। तो देखिए, आपके पेरेंट्स लोगों को मैं एक एडवाइस के तौर पर बता रहा हूँ कि बच्चों के आपका सपोर्ट का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है, और आपकी यही इनडायरेक्ट सपोर्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं कि जो आप बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करते, या फिर बच्चों को आप एक अलग सेपरेट जगह देते हो पढ़ने के लिए, और काफ़ी बार बार आप उन बच्चों को पढ़ाई के लिए मोटिवेट करते हैं। नो डाउट कि मुझे मालूम है कुछ बच्चे बिल्कुल पढ़ाई को अवॉइड करते हैं, पेरेंट्स पीछे लग जाते हैं, बच्चे नहीं पढ़ते, लेकिन जो बच्चे पढ़ते हैं तो पेरेंट्स ने उनको डेफिनेटली सपोर्ट करना चाहिए। और रिजल्ट आपके सामने यहाँ पे है, हेतल टांग हमारे साथ है कि ऐसे टॉप कर लेते हैं बच्चे और स्कोर भी कर लेते हैं। हेतल, अभी जाते जाते एक चीज़ आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, और थोड़ा सा अच्छे से आंसर दीजिएगा इस चीज़ का। मैं इसके लिए भी क्यूरियस हूँ कि आपका एक्सपीरियंस हमारे एक्सेल एकेडमी में, आप एक्सेल एकेडमी को किस तरह देखते हो और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्सेल एकेडमी देखा जाए तो एक तरह से मोटिवेशन बहुत है। यहाँ आके सबसे पहले तो पढ़ाई बहुत अच्छी है, सर हर कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करवाते थे, उसके बाद ही पढ़ाई शुरू करते थे। तो हर कंसेप्ट, जैसे इकोनॉमिक्स में बताया कि जो डेली लाइफ के जो एग्जाम्पल्स थे, अब डेली लाइफ के जब एग्जाम्पल्स से हम कोरिलेट करते हैं तो वो चीज़ हमें बहुत जल्दी समझ में आती है। तो उससे एग्जाम्पल से मुझे बहुत मतलब हेल्पफुल रहता है वो पढ़ाई में। दूसरी चीज़, यहाँ के नोट्स भी बहुत इजी रहते हैं, और जो हमें एग्ज़ाम टैबलेट्स मिली थी आखिरी में, वो हमें बहुत हेल्पफुल रही थी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आप झूठ बोल रहे हो मेरे सामने बैठी हो इसलिए? ये सच है? नहीं, ये सच है, क्योंकि मैंने खुद बहुत यूज़ किया है, मुझे बहुत हेल्पफुल रही है वो एग्ज़ाम में, स्पेशली थियोरी सब्जेक्ट्स के लिए।
और जहाँ पे सर हमें बहुत सारी चीज़ें अलग चीज़ें बताते हैं, लाइफ के बारे में मोटिवेट करते हैं, हमारे करियर के बारे में मोटिवेट करते हैं। तो एक मोटिवेशनल एटमॉस्फेयर रहता है और एक मतलब फ्रेंडली, हम कभी भी कोई भी क्वेश्चंस जाके पूछ सकते हैं सर को। सर हमें एक्स्ट्रा टाइम भी देते हैं, मतलब पढ़ाने, मतलब कोई अगर नहीं समझाए तो। और हर चीज़ बार बार रिवाइज हो जाती है, जितनी बार आप पूछने जाओ वो अच्छे से बताते हैं तो रिवाइज रहता है और मतलब डाउट नहीं रहता। तो डाउट क्लियर के लिए बहुत अच्छी है और नोट्स बहुत अच्छे हैं। तो एक अच्छी एक्सेल एकेडमी अगर आप प्रीफर करना चाहें तो ये बहुत अच्छी चॉइस है। ओके, थैंक यू, थैंक यू। आपके गोल्डन वर्ड्स मेरे दिमाग में हमेशा रहेंगे। ऐसे काफ़ी बच्चे होते हैं, हर साल हमको कॉम्प्लीमेंट मिलती है, लेकिन जो हमारा काम है हम लोग करने की कोशिश पूरी करते हैं। और बच्चों को मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आप एक्सेल एकेडमी में आते हो तो अगर आपकी कोई भी तकलीफ है ज़रूर बताइएगा। उसके ऊपर एक्सेल एकेडमी हमेशा हमेशा एंड हमेशा सोल्यूशन निकालता है, हम हमेशा निकालते रहेंगे। और दोस्तों, जो लोग नए मेरे साथ यहाँ पे इस इंटरव्यू में जुड़े हैं, मैं आपको बता दूं, एक्सेल एकेडमी ने इस साल स्टडी वॉलेट एप्लीकेशन बच्चों के लिए डाउनलोड मतलब बनाया हुआ है। स्टडी वॉलेट एप्लीकेशन, वैसे तो एप्लीकेशंस पढ़ाई में ढेर सारी है, इस एप्लीकेशन का अपना कुछ इंपॉर्टेंस है जो अब धीरे धीरे हम लोग एक अपग्रेड कर रहे हैं उसको एक स्टैंडर्ड लेवल पे। तो 6-8 महीने के अंदर ये एप्लीकेशन धमाका करेगा, धमाका पूरे नागपुर के अंदर में। तो दोस्तों, इस एप्लीकेशन को पहली फुर्सत में आप डाउनलोड कर लो, आपकी आने वाली पूरी पढ़ाई के लिए ये एप्लीकेशन बहुत काम में आने वाली है। तो एक तो ये था अभी हमारा, हम लोग थैंक यू आपको बोलना चाहेंगे, अभी हमारे साथ आप आए और हमको अपना समय दिया। अब मैं चाहूंगा कि आप आगे बढ़ो करियर में और उम्मीद करते हैं कि आप CS में भी टॉप करेंगे। तो हियर थैंक यू फ्रॉम राजेश सर हियर एंड हेतल, थैंक यू बोल सकते हैं आप ऑडियंस।